आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस समय बेहद नाकाम, पस्त और थके हुए दिख रहे हैं। तीसरी बार भी सत्ता तो नरेंद्र मोदी ने संभाल ही ली है, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी बेबसी और लाचारी बता रही है कि मोदी के हाथों से अब लगाम छूटती जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जिस दुस्साहस के साथ नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन की तकलीफों और कोरोना में अनगिनत मौतों के बावजूद मोदी आराम से सत्ता का सुख उठाते रहे। वैसे ही बेफिक्र और मौज मस्ती वो तीसरे कार्यकाल में भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इनसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 समेत कई और विधेयकों को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना चाहती है। मुमकिन है कि कई बिल मोदी की मर्जी के हिसाब से पारित भी हो जाएं, लेकिन विपक्ष जिन सवालों को उठाने की तैयारी में है, क्या मोदी उनका जवाब दे पाएंगे, यह देखना होगा। ट्रंप ने जिस तरह बार बार भारत का अपमान किया है, टैरिफ को लेकर जो धमकियां अमेरिका से मिल रही हैं, विपक्ष अभी से उन सवालों को उठा रहा है और मोदी अपने दोस्त की दादागिरी के आगे लाचार और चुपचाप बैठे हैं। उधर राहुल गांधी ने अब कांग्रेस की जो नई गुजरात फाइल खोलनी शुरू की है, उसमें भी मोदी घबराए हुए दिख रहे हैं। मोदी या बीजेपी, जो भी कह लें, इन दोनों को उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी इस तरह गुजरात पर दांव खेल जाएंगे, क्योंकि सामने तो बिहार का चुनाव है। वैसे बिहार में भी चुनाव से पहले जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनसे भी किस तरह मोदी निपटेंगे, यह देखना होगा। बेशक नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के आगे हथियार डाल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एनडीए की पूरी तरह से झकझोर कर रख चुके हैं। बिहार में शराबबंदी से लेकर नौकरियों तक के मुद्दे को तेजस्वी यादव अभी से चुनावी मैदान के केंद्र में ला चुके हैं और मजबूरन अब एनडीए के नेताओं को भी इस पर बयान देना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी अब बाबाओं के जरिए बिहार को जीतने की फिराक में है, लेकिन बिहार की जमीन सांप्रदायिक के लिए उस तरह कभी तैयार नहीं हुई जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात की रही है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा दोस्तों कि आरएसएस से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की कोशिशें बीजेपी को जीत दिला पाती हैं या नहीं। वैसे बिहार से पहले अभी मोदी को संसद में विपक्ष का सामना करना है। विपक्ष मोदी की दुखती रग से अच्छी तरह वाकिफ है और वह उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या लाचार मोदी को इस बार घुटनों पर लाएगा विपक्ष, और साथ ही समझेंगे कि किस तरह इस बार कांग्रेस के हाथ लग गया है बड़ा मौका। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक कदम नए मिशन के लिए तैयार कर लिया है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और
उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। राहुल गांधी ने 2-3 साल नहीं बल्कि सीधे 50 साल का प्रोजेक्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बीजेपी भी 50 साल की बात करती है, लेकिन उसमें सत्ता का सुख और लालच मिला हुआ है और बीजेपी इस बात को छुपाती भी नहीं है। मोदी और शाह न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि हमें 50 सालों तक शासन करना है, यानी उन्हें अपनी तो फिक्र है, लेकिन इस देश को 50 सालों के शासन में मोदी क्या दे जाएंगे इसका कोई रोड मैप वह नहीं देते हैं। 2027 में देश विकसित हो जाएगा और हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यह सभी बातें बोल देने से ही अगर विकास हो जाता तो फिर मोदी ने 2014 में ही अच्छे दिन लाने का वादा कर दिया था। सबके खाते में 15 लाख आएंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। यह सारी बातें कही गई थीं। अब हालत ऐसी है कि किसानों को हर साल 6,000 रुपये महीने किसान सम्मान निधि के नाम पर दिए जा रहे हैं। बाकी रोजगार और महंगाई का क्या हाल है यह सभी जानते ही हैं। हर खाते में 15 लाख की बात तो खुद अमित शाह जुमला बता चुके हैं। बीजेपी के हिसाब से चुनाव में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, यानी मोदी अब भी जो कह रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की गवाही उनका अतीत ही दे रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल में मोदी पूरी तरह से असफल रहे हैं और अब तीसरे कार्यकाल में असफलता का यह सिलसिला देश पर बेहद भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बेहद खुश थे। उनकी खुशी स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रंप को वह अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए मोदी ने कूटनीति को भुलाकर ट्रंप के लिए वोट भी मांग लिए थे। आपको याद होगा, मोदी ने तो देश हित से ऊपर उठकर दोस्ती निभाई, लेकिन ट्रंप ने अपने देश के फायदे के लिए मोदी की दोस्ती को ठेंगे पर रख दिया। अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत गहराई कभी नहीं रही, आप सब जानते हैं, बल्कि कई बार रिश्ते तल्ख हुए हैं। लेकिन 1947 से लेकर आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे पूरी तरह से समर्पण नहीं किया या सरेंडर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परिपाटी को भी तोड़कर रख दिया है और उधर ट्रंप भारत के अपमान में सारी हदें पार करते जा रहे हैं। पहले $21 मिलियन की मदद का तंज ट्रंप ने कसा और अब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाला टैरिफ लगाने की न केवल धमकी दी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि भारत अब टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मोदी ने इस बारे में देश को कुछ नहीं बताया है और अब कांग्रेस ने इस पर मोदी की जमकर खबर भी ली है। जरा पवन खेड़ा को सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, एक वीडियो पहले आपको दिखा दें, फिर शुरू करें। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now
because somebody's finally exposing them for what they've done. मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले, जब हम और आप सो रहे थे, तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा, कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मैक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो,
एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं, बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा 150 करोड़ लोगों को किस तरह देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया है। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी करने आएगा, वो तो आपको ही करनी है, वोट लेकर आप प्रधानमंत्री जो बने हो। कांग्रेस ने मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वाकई टैरिफ कम करने का फैसला लिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी जानकारी मोदी ने खुद देश को क्यों नहीं दी। क्यों यह बात डोनाल्ड ट्रंप से देश को पता चल रही है। कांग्रेस ने मोदी पर बड़ा तंज कसा है कि अगर कि आप घर में तो शेर बने रहेंगे या कभी बाहर भी। ऐसा लग रहा है कि मोदी फिलहाल जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सोमवार से जब संसद का दूसरा चरण शुरू होगा तब मोदी को केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मोदी पर सवाल उठेंगे और फिर किस तरह मोदी देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे यह देखना होगा। धन्यवाद आज की ताज़ा खबर देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।